हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने कल का अगर वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कांस्टेंट कॉस्ट क्या होता है और किस रीज़न के वजह से कांस्टेंट कॉस्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस डिसाइड होते हैं। जैसे हमने पिछले अगर वीडियोस आपने अच्छे से देखे होंगे सारे, तो वहाँ पे भी हमने वेजेस के टर्म्स में कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी में वेजेस के टर्म्स में प्राइस को डिटरमाइन किया था, बट वहाँ पे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कंसिडर हुआ था। तो इस वजह से हैबलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नया कंसेप्ट या नया तरीका लिया है एक्सप्लेन करने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज क्यों होता है। इसलिए we have seen that opportunity cost of wheat is equal to the amount of cloth that the nation must give up to release enough resources to produce one additional unit of wheat. तो एक एडिशनल यूनिट ऑफ व्हीट बनाने के लिए जितना वो क्लॉथ गिव अप करता है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ताकि उधर से रिसोर्सेज जो हैं वो निकल सके यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए। इस वजह से दिस इज़ गिवन बाय द एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। आई गेस मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वाले वीडियोस में से किसी एक वीडियो में बताया है कि उसका जो स्लोप है उसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही बोला था मैंने। तो वो ये स्लोप होता है इसका, आपने माइक्रो में किया होगा। तो ये क्या होता है, क्यों हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि आप एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में से निकाल के रिसोर्सेज को दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में आप डाल रहे हो, दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन में आप डाल रहे हो। सो इस वजह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो रिसोर्सेज को, दैट्स द रीज़न हम उसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं स्लोप को। जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, बजट लाइन का स्लोप होता है, अलग अलग जो कर्व्स हैं उनके स्लोप्स को नाम दिए गए हैं। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं उनके स्लोप्स को क्या बोलते हैं। वैसे ही हमारा पीपीएफ कर्व का जो स्लोप है उसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। Figure 2.1 shows that absolute slope of US transformation curve is 120 by 180, which is equals to 2 by 3, which is the opportunity cost of wheat in US and remains constant. तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। यहाँ पे जब हम स्लोप देखेंगे तो कितना गिव अप करना पड़ रहा है। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज़ नथिंग बट how much it is giving up to produce additional। तो यहाँ पे 30 यूनिट्स ऑफ व्हीट एक्स्ट्रा बनाने के लिए वो कितना गिव अप कर रहा है, -20 क्लॉथ कर रहा है। तो हमने कैलकुलेट किया था 1 व्हीट के लिए कितना हो जाएगा। अगर हम 1 व्हीट के लिए देखें तो 2/3 क्लॉथ होगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में ही आपको एक्सप्लेन किया है कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो जाएगा 2/3 और ये कांस्टेंट रहेगा। द स्लोप ऑफ द यूके ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज़ 2, विच इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हीट इन यूके एंड रिमेन्स कांस्टेंट। सेम हमने पहले जैसे स्लोप कैलकुलेट किया, 2 रहेगा एंड वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द कर्व। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों कंट्रीज़ के हमें पता है क्या है। तो स्लोप वही है उनके 2/3 यूएस के लिए एंड 2 जो है यूके के लिए, और ये कांस्टेंट रहेंगे ऑन द अजम्पशन दैट प्राइसेस इक्वल कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट द नेशन डज produce both some wheat and some cloth
the opportunity cost of wheat is equal to the price of wheat relative to the price of cloth. क्योंकि हमें पता है जो कॉस्ट है इट इज़ इक्वल टू प्राइसेस, ये अजम्पशन है। और दूसरी चीज़, दोनों कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस वजह से जो वीट का या क्लॉथ का प्राइस होगा वो रिलेटिव प्राइस के बेसिस पे होगा, दैट इज़ PW बाई PC या PC बाई PW इन UK। तो US के लिए जो वीट का प्राइस होगा वो होगा PW बाई PC, राइट। तो ये US के लिए PW बाई PC कितना है, 2/3 इन US। एंड इनवर्स अगर हम देखें, इसका इनवर्स कितना हो जाता है, यानी PC बाई PW अगर हम देखें, PC बाई PW ये हो जाता है 3/2, उल्टा हो जाएगा। 3/2 क्या होता है, 1.5। अब हम PC बाई PW क्यों देख रहे हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। ये सारा ये सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अजम्पशन लिए हमने, क्या बोला हमने, दो अजम्पशन लिए हैं। एक है प्राइस इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड कि द नेशन डज प्रोड्यूस both commodities W and C, that is wheat and cloth. Therefore opportunity cost क्या हो जाता है, opportunity cost हो जाएगा price of wheat relative to price of cloth, यानी कि स्लोप उसका। तो US में PW बाई PC प्राइस ऑफ wheat अपॉन प्राइस ऑफ क्लॉथ हो जाएगा 2/3। एंड अगर इसका उल्टा देखें तो PC बाई PW हो जाएगा 3/2, जिसका मतलब है 1.5। स्लोप है, बेसिकली हम स्लोप ले रहे हैं। UK में PW बाई PC क्या हो जाएगा, 2 है, स्लोप 2 है, राइट। एंड उल्टा अगर करें PC बाई PW इट इज़ नथिंग बट हाफ, विच मीन 0.5। अब अगर आप देखो, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइस ऑफ वीट गिवन द प्राइस ऑफ क्लॉथ कहाँ पे कम है, रिलेटिव प्राइस ऑफ वीट गिवन द प्राइस ऑफ क्लॉथ कहाँ पे कम है, US में। मतलब PW बाई PC अगर कंपेयर करें तो कहाँ पे कम है, वो कम है US में। तो इस वजह से दैट इज PW बाई PC इन US इज लेस देन PW बाई PC इन UK, जो कि है 2/3। हमारा 2/3 लेस होगा ना 2 से। इस वजह से US has comparative advantage in wheat, क्योंकि यहाँ पे US में relative price of wheat compared to cloth कम है US में। इस वजह से opportunity cost कम है, इस वजह से US का comparative advantage wheat में है। वैसे ही अगर अब आते हैं इस पे, मैंने ये क्यों कैलकुलेट करवाया, क्योंकि अगर आप देखो रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ यानी रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ क्लॉथ टू प्राइस ऑफ वीट, जो कि है उल्टा, इनवर्स ऑफ द स्लोप, तो वो उस केस में UK में कम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लॉथ का कंपेयर टू वीट, तो 0.5 है। इस वजह से वापस से मैं उसको लिख लेती हूँ, PC बाई PW UK में इज लेस देन PC बाई PW इन US,
रिमेंबर PC by PW लिख रही हूँ, PW by PC नहीं, जो कि था 0.5 is less than 1.5, right? Therefore UK has comparative advantage in cloth. आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है, एक बार रीड कर देते हैं। Thus PW by PC is 2/3 in US and inversely PC by PW is 3/2, which is 1.5. In UK, PW by PC is 2, PC by PW is half, 0.5. The lower PW by PC in US, that is 2/3 as opposed to 2, is reflection of its comparative advantage in wheat. Similarly, lower PC by PW in UK, that is 0.5 compared to जो 2 था, no 2 नहीं था, 1.5, 3/2 ना, तो 1.5 reflects comparative advantage in cloth. Note that under constant cost, PW by PC is determined exclusively by production or supply consideration in each nation. Demand consideration do not enter at all in determination of relative commodity prices. इसका मतलब क्या है? हम नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में जब प्राइस डिटरमाइन करते हैं, हम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कंसिडर करके प्राइस डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को कंसिडर किया गया है, डिमांड, प्रोडक्शन एंड सप्लाई को ही कंसिडर किया गया है, डिमांड को नहीं कंसिडर किया है रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब तक हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज देखा, कंपैरेटिव एडवांटेज देखा, कहीं पे भी हमने डिमांड की बात ही नहीं की है, हम सारा का सारा सप्लाई पे ही चल रहे हैं। तो अब तक याद रखिए, हैबलर तक कांस्टेंट कॉस्ट तक डिमांड नहीं आ रहा है, सप्लाई ही सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं वो लोग। तो हमने ये सेंटेंस देख लिया। ओके, to conclude we can say that difference in the relative price, ये statement बहुत important है, difference in the relative commodity prices, difference है ना relative commodity prices, अगर आप देखो PW by PC दो कंट्रीज में डिफरेंट है, इस वजह से between two nations given by the difference in the slope of the transformation curve, क्या था वो वैल्यूज़ क्या थे, वो स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व था, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर कंपैरेटिव एडवांटेज एंड प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। तो हमने देखा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में क्या रीज़न था उनके ट्रेड करने का, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज में हमने देखा क्या बेसिस है, विथ मनी टर्म्स में देखा क्या बेसिस पे है, यहाँ पे हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे है, और उसमें भी ड्यू टू डिफरेंस इन द स्लोप या ड्यू टू डिफरेंस इन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस है, इस वजह से वो ट्रेड कर पा रहे हैं, और वो भी ट्रेड बेनिफिशियल ट्रेड है। हम देखेंगे ये कैसे बेनिफिशियल है, वो हम इसमें देखेंगे, गेन्स बेसिस फॉर एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। चलो ये भी समझ लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। सो बेसिस फॉर एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड अ नेशन कैन ओनली कंज्यूम द कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस। ऑब्वियसली आप जब ट्रेड नहीं कर रहे हो, एब्सेंस ऑफ ट्रेड मतलब ऑटार्की, जब आप कुछ ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप जो खुद प्रोड्यूस करोगे वही आप खाओगे, राइट? आप अपने नेशन में जितना प्रोड्यूस कर रहे हो वही आप कंज्यूम करोगे, खाओगे। एज अ रिजल्ट नेशंस PPF ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन फ्रंटियर। तो इस वजह से आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमारे इस केस में कांस्टेंट है, इस वजह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, तो वही हमारा कंजम्पशन फ्रंटियर भी है। अगर आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो इस पॉइंट पे हो, तो आपका कंजम्पशन भी उसी पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट पे। विच कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज द नेशन एक्चुअली चूजेस टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम डिपेंड्स ऑन पीपल्स टेस्ट एंड डिमांड कंसिडरेशन। तो
कौन सा ऑटार्की में कौन सा कमोडिटी आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, कौन सा कॉम्बिनेशन आप चूज़ करोगे पीपीएफ में, वो डिपेंड करता है टेस्ट क्या है लोगों का, डिमांड कंसिडरेशन क्या है। देखो अब तक उन्होंने डिमांड पे ज़्यादा फोकस किया नहीं है, वो सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं डिमांड के बेसिस पे डिटरमाइन होगा ऑटार्की में। लेकिन अब ट्रेड में क्या होगा वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड। In the absence of trade, the US might choose to produce and consume the combination A, that is 90 wheat and 60 cloth. वो जो A पॉइंट हमने लास्ट के वीडियो में देखा था, यहाँ पे A पॉइंट पे वो प्रोड्यूस भी कर रहा है ऑटार्की में। हाँ, ऑटार्की में वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, A पॉइंट पे कंज्यूम भी कर रहा है 90 wheat and 60 cloth। वैसे ही यूके 40 wheat and 40 cloth प्रोड्यूस भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है, ठीक है। एंड यूके माइट चूज कॉम्बिनेशन A' 40 wheat 40 cloth, मैंने दिखा दिया आपको। विथ ट्रेड पॉसिबल, यूएस वुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, क्योंकि उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है, एंड प्रोड्यूस एट पॉइंट बी। अब मैं यहाँ पे उसका डायग्राम है, लेकिन मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ में आए डॉट्स या वो पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं। तो इधर क्या बोला कि वो प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट बी पे, जो कि वो टोटल स्पेशलाइज कर रहा है या कंप्लीट स्पेशलाइज कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में, जो कि उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है on its PPF. Similarly, UK would specialize in production of cloth and produce at B' which is 0 wheat and 120 cloth. Complete specialize है, मैं आपको complete specialize भी बताऊंगी डायग्राम में। अब आते हैं हम डायग्राम में, दिखा देती हूँ मैं पॉइंट। तो यूएस कहाँ प्रोड्यूस करेगा, व्हीट में प्रोड्यूस करेगा, कंपैरेटिव एडवांटेज व्हीट में है, तो वो ट्रेड में स्पेशलाइज करेगा। कंप्लीट स्पेशलाइज मतलब क्या, पूरा का पूरा वो अपना कंपैरेटिव एडवांटेज का ही कमोडिटी बना रहा है, वो दूसरा कमोडिटी कुछ नहीं बना रहा है। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन भी आपको आएगा आगे, वो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन जब हम इंक्रीजिंग कॉस्ट करेंगे तब आएगा। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि आप पूरा का पूरा कंपैरेटिव एडवांटेज वाला कमोडिटी नहीं बनाते हो, दूसरी भी कमोडिटी थोड़ा बहुत बनाते हो, बट यहाँ पे आपका कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है। तो आप इस पॉइंट पे हमारा जो यूएस है वो प्रोडक्शन करेगा। रिमेंबर, मैं कंजम्पशन की बात नहीं कर रही हूँ। ऑटार्की में वो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन यहाँ पे कर रहा है, यूके भी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन यहाँ पे कर रहा है। यूएस इस ट्रेड पे आने के बाद वो सिर्फ प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहा है। वैसे ही यूके क्या करेगा, कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में है तो वो 120 सारा का सारा स्पेशलाइजेशन करके सारे रिसोर्सेज क्लॉथ में डाल के 120 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा। सो ये पॉइंट आपका B' है। सो ये प्रोडक्शन हो रहा है। आगे देखते हैं क्या एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रेड में आके वो स्पेशलाइज करने के बाद एक्सचेंज करेंगे। इफ यूएस then exchanges 70 wheat for 70 cloth with UK, it end up। तो अभी कंजम्पशन हम देखते हैं, 70 wheat and 70 cloth दे रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, मैं ये सारी चीज़ें निकाल देती हूँ। सो यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। B' सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम अभी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ट्रेड भी तो होना है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो होना है, सारा का सारा आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो। तो 70 यूनिट्स वो गिव अप कर रहा है। तो अगर आप इसमें से 70 यूनिट्स यूएस एक्सपोर्ट करेगा व्हीट, तो अगर हम 70 यूनिट्स एक्सपोर्ट करा रहे हैं व्हीट, तो वो कितना यूनिट्स बचेगा, 110। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा 110 यूनिट्स वो व्हीट के कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसके पास बचेगा ही उतना, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूके को व्हीट 70 यूनिट्स, तो बाकी बचा हुआ 110 वो कंज्यूम करेगा। एंड वो इंपोर्ट कर रहा है क्लॉथ 70 क्लॉथ, तो 70 क्लॉथ कुछ इधर होगा जो कि है 70 क्लॉथ।
यहाँ पे अगर हम डॉट्स डाल के जॉइंट कर दें तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, ई पॉइंट, जहाँ पे वो कंज्यूम कर रहा है। आप एक ऐसे लाइन बना देंगे, ये आपका कंजम्पशन है। वैसे ही यहाँ पे 120 प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉथ, लेकिन वो 120 में से 70 क्लॉथ एक्सपोर्ट करेगा यूएस को। तो 120 माइनस 70 कितना हो गया? 50. Yes, if I am not wrong, it is 50. Correct. 120 minus 70, 50. तो कुछ यहाँ पे होगा। एंड 70 वो फीट जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है, तो 70 इम्पोर्ट कुछ यहाँ पे समझो है, तो 50 एंड 70 को वो कंज्यूम कर रहा है। तो आपका लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, ई डैश। यहाँ पे वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। यही डायग्राम अभी यहाँ पे बनाया हुआ है। पहले ए पे थे 90 एंड 60, प्रोडक्शन बी पे हो रहा है, कंजम्पशन 70 माइनस कर दिया 110 एंड 70 ऐड कर दिया 70, ई पे कंजम्पशन हो रहा है। सिमिलरली हियर ए पे ऑटार्की सिचुएशन है 40-40, बी डैश पे स्पेशलाइजेशन है ट्रेड के बाद, एंड ये सिर्फ प्रोडक्शन है। एंड देन 70 गिव अप कर दिया 50 एंड 70 ऐड कर दिया, मतलब इम्पोर्ट कर दिया वीट, तो आपका कंजम्पशन ई डैश पे होगा। So it ends up consuming on US, ends up consuming at point E, that is 110 wheat and 70 cloth, and UK ends up consuming E dash, which is 70 wheat and 50 cloth. Thus US gains. कितना गेन किया? कैसे पता चलेगा कितना गेन किया? पहले अगर वो कंजम्पशन कर रहा था तो वो सिर्फ 90 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, तो वीट का एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स मिल गया एंड 10 यूनिट्स क्लॉथ का एक्स्ट्रा वो अब कंज्यूम कर पा रहा है, राइट। वहाँ वैसे ही यहाँ पे यूके कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम कर पा रहा है? वीट का वो एक्स्ट्रा पहले सिर्फ 40 कंज्यूम कर पा रहा था, अब कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम कर पा रहा है? 30 एक्स्ट्रा कंज्यूम कर पा रहा है वीट, एंड 10 क्लॉथ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर पा रहा है, राइट। तो इस वजह से वो गेन्स हो गया उनका। सो यूएस गेन्स 20 वीट एंड 10 क्लॉथ फ्रॉम ट्रेड। मतलब ए और ई पॉइंट को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा 20 वीट मैंने अभी आपको बता दिया, एंड यूके गेन्स 30 वीट एंड 10 क्लॉथ, कंपेयर पॉइंट ए डैश एंड ई डैश। तो आप यहाँ पे ये कंपेयर करोगे जब पॉइंट्स, तो आपको पता चलेगा ये एक्स्ट्रा 20 हो गया, ये एक्स्ट्रा 10 हो गया, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा 30 हो गया, ये एक्स्ट्रा 10 हो गया, ठीक है। तो ये गेन कर पा रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर पा रहे हैं स्पेशलाइजेशन के साथ। The increased consumption of both wheat and cloth in both nations was made possible by increased output that resulted as each nation specialized in the production of the commodity of its comparative advantage. क्यों हो पाया भाई? गेन क्यों कर पाया? यूएस 20 वीट एक्स्ट्रा बना पा रहा है, यूके 30 वीट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर पा रहा है। कहाँ से आया ये एक्स्ट्रा चीज़ें, राइट। तो वो इस वजह से आया क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइज किया, और जब स्पेशलाइज किया तब क्वांटिटी भी ज़्यादा बन के मिली। कंपैरेटिव एडवांटेज जिस कमोडिटी में था उसमें स्पेशलाइज किया तो क्वांटिटी भी ज़्यादा बनी। दैट इज़ कैसे? एब्सेंस ऑफ ट्रेड में यूएस जो है वो 90 वीट बना पा रहा है एंड यूके 40 वीट बना पा रहा है, राइट। तो टोटल कितना हुआ? खुद कैलकुलेट कर दो। 90 वीट एंड 40 वीट कितना हुआ? प्लस 40 वीट, ये यूएस का, ये यूके का। टोटल वीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा था ऑटार्की में, एब्सेंस ऑफ ट्रेड में? कितना? 130। अब स्पेशलाइज करने के बाद यूएस कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 180 वीट। तो कितना एक्स्ट्रा? 50 एक्स्ट्रा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूके को 30 एंड यूएस को 20। सेम
क्लॉथ के लिए भी अगर हम देखें तो मैं एक बार फटाफट से रीड कर देती हूँ. दैट इज एब्सेंस ऑफ ट्रेड. यूएस प्रोड्यूस 90 wheat and UK 40 wheat for total 130 wheat. With specialization in production and trade, 180 wheat are produced in US, only in US, all in US. Similarly, in the absence of trade, US produces 60 cloth, UK produces 40 cloth. राइट. ये एब्सेंस ऑफ ट्रेड में टोटल कितना क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ? 100 क्लॉथ. लेकिन स्पेशलाइजेशन के बाद कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 120 क्लॉथ, जो कि 20 एक्स्ट्रा है. 10 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, गेंस 10 उसको एक्स्ट्रा क्लॉथ कंज्यूम कर रहे हैं. 100 cloth with specialization in production and trade, 120 cloth are produced all in the UK. ये सारा का सारा कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज करने से हुआ है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन. It is in this increase in output of 50 wheat and 20 cloth resulting from specialization in production that is shared by US and UK and represents their gains from trade. तो वही उनका gains from trade भी है. He called that in absence of trade, US would not specialize in production of wheat because it also wanted to consume some cloth. Similarly, UK would not specialize in production of cloth in absence of trade because it also wanted to consume some wheat. इसका मतलब क्या है? ये क्यों बोल रहे हैं? अगर आप मुझे बोलोगे मैम यहाँ पे लेकिन ऑटार्की में भी अगर हम देखें तो उनका कॉम्बिनेशन है ना. एक कॉम्बिनेशन ये भी है कि वो ये पीपीएफ, अगर आप सिर्फ यूएस का पीपीएफ देखो तो एक कॉम्बिनेशन ये भी है कि वो स्पेशलाइज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट. सिर्फ 180 वीट एंड 0 क्लॉथ स्पेशलाइज करके पूरा का पूरा ऑटार्की में सिर्फ वही कंज्यूम करें. लेकिन नहीं, ऑटार्की में भी उनको दोनों कमोडिटीज़ कंज्यूम करनी थी. इस वजह से या तो पॉइंट इन में से किसी एक पॉइंट में हो सकते थे. ये और एक्सट्रीम वाले दोनों पॉइंट्स वो लोग नहीं चूज़ कर रहे. इस वजह से ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट था और हमें गेन्स फ्रॉम ट्रेड पता चला कैसे है. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़, आपको समझ में आया है एक्सप्लेनेशन तो आपको पता है आपको क्या करना है. वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए. एंड कमेंट करके बता दीजिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है. साथ ही साथ मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर दे दीजिए. यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप का नाम क्या है? क्या बोलते हैं हम? इंडिफरेंस कर्व है जो, उसके स्लोप को क्या बोलते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई. जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.